आज मैं धात रोग, धात सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा। देखिए, धात सिंड्रोम ये न तो कोई बीमारी है, न कोई समस्या है। ये एक नेचुरल कंडीशन है जो सभी पुरुषों में और स्त्रियों में पाई जाती है। देखिए, कई बार पेशाब करने के पहले या पेशाब करने के बाद या मल त्याग के समय एक चिपचिपा सा वीर्य के समान पदार्थ बाहर निकलता है। ये कई बार प्रोस्टेटिक फ्लूइड हो सकता है, कई बार सेमेन भी हो सकता है, कई बार कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि धात रोग में आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है। ये बात पूरी तरह से सही है। अगर धात सिंड्रोम है तो डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसे हम धात समझ रहे हैं, अगर वो कोई इन्फेक्शन है, जैसे पेशाब की नली में, जेनेटल ऑर्गन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और पस का डिस्चार्ज हो रहा है, जिसे हम धात समझकर चुपचाप बैठ गए, तो भी गलत होगा। इसी तरह से अगर आपको डिसेंट्री लगी या आईबीएस की इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है और म्यूकस रिलीज हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप इसे धात समझकर आप बैठ गए घर पे, तो ये कंडीशन भी गलत है, क्योंकि आपको धात सिंड्रोम में इलाज की जरूरत नहीं है, इसे समझिएगा। लेकिन कुछ ऐसे सिक्रेशन होते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होता है, और कौन से टाइप के सिक्रेशन में आपको डॉक्टर से मिलना है ये आपको जानना चाहिए। इसी तरह से अगर आप धात को लेकर भी परेशान हैं तो कौन सा डॉक्टर आपके लिए मदद करेगा। देखिए, अगर धात सिंड्रोम है और उसको लेकर आपके मन में डर बैठ गया है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक मनोविकार को ठीक करने के लिए, आपकी जो मानसिक अवस्था है उसे ठीक करने के लिए एक साइकेट्रिक आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके यूरिन में से कोई इन्फेक्शन की वजह से स्त्राव जा रहा है, तो ऐसे समय पे यूरोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह से अगर आपके आंतड़ियों में से मल त्याग करते समय कोई सिक्रेशन निकल रहा है, तो उस समय पर आपको गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट मदद करेगा। तो ये चीजें आपको देखना, समझना और जानना जरूरी है। ये एक तरह से आपको समझ लेने के बाद में, सेक्स एजुकेशन को समझ लेने के बाद में, इस टॉपिक का एजुकेशन लेने के बाद में आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करेगा। तो आज मैं कुछ ऐसी कंडीशन के बारे में बात करूंगा जिसे लेकर लोग डर जाते हैं। कौन सी कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना है, कौन सी कंडीशन में डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इतना जान लेना बहुत जरूरी है। जब हम टीन एज में आते हैं, अपनी सेक्सुअल जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे शरीर में हार्मोन तो तैयार हो ही रहे हैं। इसी तरह से हमारा ब्रेन, जो सेक्स का मेन सेंटर है, वो किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के शुरुआत से आखिर तक क्या क्या होना है वो डिसाइड करता है। जैसे कि आप सेक्स के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, या पॉर्न देख रहे हैं, या कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल अर्ज या फीलिंग आ रही है, जैसे ही आपने ये सोचा या ये अर्ज आने लगे, वासना बढ़ने लगे, तुरंत आपके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स, कुछ नर्वल सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपके पेनिस में प्रोस्टेट ग्लैंड के, ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, और वहां से पेशाब की नली शुरू होती है। उसी में एक छोटी छोटी और दो ग्लैंड लगी हुई होती हैं, जिसे हम यूरेथ्रो बल्बो ग्लैंड कहते हैं। ये यूरेथ्रो बल्बो ग्लैंड को ही हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, या आप इसे बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो ये ग्लैंड क्या करता है, जब भी आप सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है, ये एक पानी की तरह, एक ग्लू की तरह एक चिपचिपा तरल पदार्थ छोड़ती है, जो एक दो बूंद से लेकर 2 से 3 ml तक भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी से सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं या सेक्स के ख्याल कर रहे हैं, तो आपके लिंग में से एक चिपचिपा सा तरल पदार्थ आने लगता है। इसे कई लोग धात रोग समझ लेते हैं। ये धात नहीं है, ये प्रीकम है। ये काउपर ग्लैंड का सिक्रेशन है। इसका काम क्या होता है,
तो यूरिन को स्पर्म से मिक्स नहीं होने देना, क्योंकि यूरिन एसिडिक नेचर का है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये अगर अल्कलाइन नेचर वाले सेमेन से मिल जाएगा तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी खराब कर सकता है। दूसरी चीज, पेनिस के टिप को ल्यूब्रिकेंट देने का काम करता है। तो याद रखिएगा कि प्रीकम ये धात रोग नहीं है और इसमें आपको डॉक्टर के पास भी जाना नहीं है, लेकिन ये तो समझना जरूरी है, एजुकेट होना जरूरी है। अगर ऐसी कंडीशन में ऐसे सिक्रेशन को लेकर आप डरते हैं तो इस समय एक मनो समस्या है, जिसकी वजह से आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, सिर्फ उस बीमारी के ऊपर ही पूरे तरह से आप उस बीमारी को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो इसमें एक मनोचिकित्सक, एक साइकेट्रिक आपकी बहुत हेल्प करता है। वो आपको एजुकेट करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी, क्या क्या चीज़ें समझनी है, और अगर आप उसे सही तरह से समझ लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रीकम को कम नहीं किया जा सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। अब दूसरी बात आती है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ब्लैडर है, पेशाब की थैली, उसी के नीचे एक सुपारी के आकार का छोटा सा ग्लैंड होता है जो प्रोस्टेट होता है। इसका काम क्या होता है, आपके अंडकोश में जो शुक्राणु तैयार हुए हैं उन शुक्राणु को जीवित रखना और उसे वजाइना तक पहुंचाना। उसके बाद में वजाइना में से आगे गर्भाशय में जाने के बाद जो स्त्री बीज होता है, जब तक ये शुक्राणु उनसे नहीं मिल पाता तब तक उसे जीवित रखने के लिए और उसकी गति बनाए रखने के लिए, और गर्भाशय में या वजाइना में ये शुक्राणु खराब ना हो जाए तो उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए ये फ्लूइड जरूरी होता है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड क्या होता है, जब भी आप सेक्स के बारे में नहीं ज़्यादा सोचते हैं तो भी ये फ्लूइड तैयार हो रहा है। जैसे शुक्राणु तैयार हो रहे हैं वैसे ये फ्लूइड भी तैयार होता है। प्रीकम सिर्फ सेक्स के बारे में जब आप सोचते हैं तभी तैयार होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी होने तक ये तैयार होता है, लेकिन प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है कंटिन्यू तैयार होते रहता है। और ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप पेशाब बार बार लंबे समय तक रोकते हैं और जब आप फोर्सफुली यूरिन करते हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायत है और आपको बहुत कस के मरोड़ के साथ में मोशन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ब्लैडर के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उस समय पे ये ग्लैंड भी जो होती है उस पर भी दबाव पड़ता है, स्क्वीज होती है ये। और जैसे नींबू को काट के हम जब निचोड़ते हैं तो उसमें से कैसे रस बाहर निकलता है, उसी तरह से जब आप मोशन कर रहे होते हैं और बहुत जोर से मरोड़ लगाते हैं तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड पर प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पे मल बाहर निकल रहा है, उसी समय आपके पेशाब की नली में से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। इस कंडीशन में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस कंडीशन के बारे में डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी कंडीशन में यूरिन टेस्ट भी वो कराते हैं, करा लीजिए। दवाई मत खाइए, डायरेक्टली टेस्ट करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं है, और उसके बाद में फिर क्लियर हो गया, आपका मन क्लियर हो गया इस टॉपिक को लेकर, तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से कई बार फोर्सफुली यूरिन करने के टाइम पे भी ये सिक्रेशन पेशाब के पहले आ सकता है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब एक और कंडीशन बता रहा हूं, कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद, आपका वीर्य गिरने के बाद में, उसके बाद में 10-15 मिनट बाद में अगर आप यूरिन पास कर रहे हैं तो यूरेथ्रा में जो नली में कुछ वीर्य जमा रहता है, तो पेशाब निकलने के पहले वो बाहर निकलता है, तो उसे लेकर भी आपको डरना नहीं है। तो लॉजिक है कि आपका जो यूरेथ्रा है, जो पेशाब की नली है, वो बहुत लंबी है, अब उसके अंदर वीर्य थोड़ा बहुत जमा होगा ही, तो जब आप यूरिन बाहर पास करेंगे तो यूरिन के पहले ये बाहर निकलेगा। एक चीज और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि याद रखिएगा कि ये जो पेशाब की नली है ये ब्लैडर से सीधे से जुड़ी हुई है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उससे भी एक हिस्से से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हमारा मुंह है और नाक है, श्वसन नली और अन्न नली दोनों भी है, और बीच में एक फ्लैप होता है। जब आप सांस ले रहे होते हैं उसी बीच में जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आपकी अन्न नलिका खुलती है और श्वसन नलिका बंद हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से जब आप मूत्र का त्याग करते हैं तो आपकी जो वीर्य आने वाली नली है वो बंद हो जाती है और सिर्फ पेशाब बाहर आता है। और जब वीर्य बाहर आ रहा होता है तो उस समय मूत्र की नली जो होती है वो बंद हो जाती है और वीर्य बाहर आता है।
कई बार मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि सर आपने कहा था कि पेशाब में वीर्य मिक्स नहीं होता लेकिन मेरे आ रहा है। और जब उनको हम पूछते हैं तो उन्हें डिले एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, जो वृद्धावस्था में कई बार होती है। इसमें होता क्या है कि जो ब्लैडर वाली पाइप नली थी, जो मूत्र नली थी, उसमें जो वीर्य की नली थी, वो दोनों में एक जुड़ाव सा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वीर्य बाहर निकलना चाहिए था, तो वो वीर्य बाहर न निकल के वो जाकर पेशाब की थैली में जमा हो जा रहा था। और जब ब्लैडर में वीर्य और मूत्र दोनों एकत्रित हो जाता था, तो जब वो पेशाब करते थे, तो दोनों एक साथ में आ रहे थे। यही एक ऐसी कंडीशन होती है, जिसमें वीर्य और मूत्र दोनों मिक्स होकर बाहर निकलता है। नहीं तो बाकी किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे तो या तो वीर्य पहले निकलेगा, उसके बाद यूरिन, या तो पहले यूरिन निकलेगा उसके बाद वीर्य बाहर निकलेगा। इसे आप समझ लीजिएगा। चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक अलग से फिर से टॉपिक बताऊंगा, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं। इसके बाद में आता है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये धात बार बार आती है। जैसे कि अब यहाँ पर वीर्य ही आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि सेमेन बाहर आ रहा है। तो इसमें दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है जिसमें एक्सेस लेवल पे आप सेक्स के बारे में सोच रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो। तो इसमें होता क्या है कि बार बार मास्टरबेशन करने की वजह से, बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी, बार बार पॉर्न के बारे में सोचने की वजह से हमारे ब्रेन के नर्व सेंटर इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जब भी आप सेक्स के बारे में सोचते हो, और एक फास्ट रैपिड मास्टरबेशन की वजह से होता क्या है कि ब्रेन इतना इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो जाता है कि जब भी आपके पेनिस को थोड़ा भी घर्षण होता है, तो वो तुरंत वीर्य को इजेकुलेट कर देता है। इसे आप प्रीमेच्योर एजुकेशन की तरह देख सकते हो। ऐसा पुरुष जब भी अपने पार्टनर के पास जाता है, तो बहुत जल्दी इजेकुलेट हो जाता है। बात करते समय भी कई बार इजेकुलेट हो जाता है, थाई से घर्षण होने की वजह से, या हाथ से पेनिस को सेट करते समय, या अंडरवेयर से घर्षण के समय इजेकुलेट हो जाता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं मिलते हैं तो यही कंडीशन बार बार बनी रहेगी। तो इसकी वजह से पी की एक बहुत ही डेंजर कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, कुछ डाइट, कुछ एक्सरसाइज जैसे केगल एक्सरसाइज, इन सब की जरूरत होती है। और इसमें यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक दोनों की टीम आपको ठीक करती है। तो यहाँ पर जो नर्वल पार्ट डिस्टर्ब हुआ है ब्रेन में, जो आपके सेक्स को लेके जो सेंटर्स हैं वो सेंसिटिव हो गए, उसके लिए इलाज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैं धात की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपकी एक्शन है जो बिगड़ गई है, उसके लिए आपको इलाज के लिए जाना है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नो फैब या बिल्कुल भी सेक्स के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होते, या वो पहले अपने गोल को क्लियर करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि हम सेक्सुअल लाइफ को जिएंगे। उनमें भी सेमेन लीकेज होता है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, आपके अंडकोश में शुक्राणु बन गए, अब वो ट्रैवल करके सेमिनल वेसिकल में आ गए, वहां पे सेमिनल जूस से मिल गए। जब वो थैली पूरी तरह से भर जाती, तो उसमें से कुछ सेमेन लीक बाहर आते हैं और प्रोस्टेटिक फ्लूइड के साथ मिलकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। ये नाइटफॉल के समय बाहर निकलते हैं। अगर ऐसे बंदे जो पूरी तरह से अपने गोल को लेकर इंगेज हैं, तो कई बार नींद सही तरह से नहीं ले पाते, तो अधूरी नींद में नाइटफॉल हो जाता है। और जब वो उठते हैं तो उन्हें लगता है कि ये धात आई है। तो ये नाइटफॉल है, इसे डरने की जरूरत नहीं। कई बार एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, रात भर नींद नहीं हुई है, और कई दिनों से सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं। उस कंडीशन में भी पेट में प्रेशर पड़ने की वजह से, जो स्ट्रेस के प्रेशर होता है, वेगस नर्व के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर की वजह से ब्रेन में कुछ सेंटर्स में जो जागरण की वजह से जो एक्शन होती है वो कई बार गलत तरीके से हो जाती है। उस कंडीशन में भी एक रिफ्रैक्टरी मोमेंट के हिसाब से ये सिक्रेशन बाहर आ सकते हैं सेमेन के। तो इस कंडीशन को भी लेकर डरना नहीं है, ये कभी कभार होने वाली घटना है। और इसमें भी आप डॉक्टर से बात करिए, अपनी कंडीशन बताइए कि मैं नो फैब में हूँ, मैं
बिल्कुल सेक्स को लेकर नहीं ध्यान देता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दे रहा हूँ, तो उस समय आपको डॉक्टर क्लियर कर देंगे, एक साइकेट्रिक आपको क्लियर कर देगा कि हाँ ये कंडीशन हो सकती है, डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में बात आती है इन्फेक्शन की। कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, जैसे गोनोरिया, क्लेमाइडिया या कुछ और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। इस कंडीशन में क्या होता है कि यूरिन में से पस लाइक सिक्रेशन कंटिन्यू निकलते रहता है, जिसे हम धात समझ लेते हैं। अब पहले क्या होता था कि धात के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो लोग डॉक्टर के पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागते थे। अब लोगों ने नॉलेज ले लिया है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमें कब डॉक्टर को दिखाना है, और वो शांत बैठा है, इट्स ओके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन में तो आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी होता है। अगर विदाउट सिम्टम के भी ये पस आ रहा है तो भी आपको जाके मिलना है, क्योंकि कंडीशन बाद में जाके वास्ट हो सकती है। तो इसमें कई बार अगर आपको पथरी हो गई है, यूरिन कैलकुलस हो गया है, तो उस कंडीशन में होता है। कई बार गोनोरिया या क्लिमाइडिया इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है, और इसके साथ में क्या लक्षण और आ सकते हैं? ठंड लग के बुखार, वोमिटिंग हो सकती है, पेन हो सकता है पेट के पास या जेनेटल ऑर्गन के पास में। इसके अलावा बार बार यूरिन पास होगी। तो ऐसी कंडीशन होगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। ऐसी कंडीशन में यूरोलॉजिस्ट आपके यूरिन और ब्लड की टेस्ट करता है, और कई बार सोनोग्राफी भी कराता है, और उसके हिसाब से वो आपको इलाज दे देता है। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद बात आती है कि कई बार स्टूल पास करते समय म्यूकस गिरता है। देखिए वहां से तो धात नहीं आएगा, पेनिस से ही जो भी आना है, जिसे आप सेमेन बोलें, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलें, लेकिन यहाँ से अगर आ रहा है तो ये आंत का ही कोई पदार्थ है। तो इसमें क्या होता है कि डिसेंट्री या आईबीएस में कई बार स्टूल के साथ में म्यूकस आता है। तो ऐसे टाइम पे आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो पेट के डॉक्टर होते हैं। वो आपके पेट की जांच करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन के लिए देते हैं, जरूरत पड़ी तो यूरिन को भी एग्जामिनेशन के लिए देते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेट कराते हैं, और फिर जो बीमारी निकलती है उसका इलाज करा लेते हैं। और याद रखिए, जब कोई डॉक्टर आपको इसका इलाज दे रहा है तो वो इलाज पूरा करिए। अगर कोई साइकेट्रिक भी आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ दवाइयां दे रहा है तो उसका कोर्स पूरा कीजिए। याद रखिए कि धात सिंड्रोम ये बीमारी नहीं है, लेकिन कम नॉलेज या ज़्यादा नॉलेज और नॉलेज आने के बाद में बेफिक्र हो जाना, ये भी कई बार परेशानी में डाल देता है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखता है जो आपको परेशान कर रहा है तो डॉक्टर से मिलिए, अपने फैमिली फिजिशियन से ही मिलिए, लेकिन खुलकर बात तो कीजिए।